Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you theoretical perspectives on the schooling as a socio-cultural process. Earlier to this, we have discussed that schooling is a socio-cultural process. Now, what are the different theoretical stances on this process, on this phenomena? मतलब कि विद्यालयी अनुभव जो है वो एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, लेकिन डिफरेंट थेरीज सोशियोलॉजी की जो है वो इसको कैसे देखती हैं ये जानना है हम लोग को। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, हम लोगों ने काफ़ी बातें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की कर ली हैं, संरचनात्मक प्रकार्यवाद की बहुत बातें हम लोगों ने की हैं। तो ये क्या कह रही है, इसके हिसाब से क्या है आपका स्कूलिंग? तो ये एक डोमिनेंट पैराडाइम है विद इन द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। हमेशा से सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का मतलब शैक्षिक समाजशास्त्र का ये डोमिनेंट पैराडाइम रहा है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, विच एम्फेसाइजेस इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स एंड कंसेंसुअल रिलेशनशिप्स। टॉलकट पार्सन ने कहा कि इसने मुख्य बल किस पे दिया है? इंस्टीट्यूशनल फॉर्म। ये यही तो कहता है कि जो आपकी सोसाइटी है उसके सारे फॉर्म्स एक कंसेंसस में होते हैं, एक सौहार्द में होते हैं, हारमनी में होते हैं और सबका लक्ष्य एक कॉमन होता है। दिस पर्सपेक्टिव प्रोवाइड्स अ व्यू ऑफ सोसाइटी एज a system tending towards equilibrium। इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये समाज को कैसे देखते हैं? एक ऐसा निकाय जो साम्य की तरफ काम करता है, जिसका उद्देश्य है कि समानता बनी रहे, साम्य बना रहे, बैलेंस बना रहे। परफॉर्मिंग रिक्वायर्ड फंक्शंस ऑफ इनकल्चरेशन विद इन कंटेक्स्ट वेयर कल्चरल वैल्यूज आर कंसेंसुअली शेयर्ड। इनके हिसाब से इसका और काम क्या है कि रिक्वायर्ड फंक्शंस ऑफ इनकल्चरेशन, जो इनकल्चरेशन के जो भी फंक्शंस हैं उसको करा जाता है, मतलब समाज करता है विद इन कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट के अंदर करता है। और यहाँ पे सभी सांस्कृतिक मूल्य जो हैं वो सब में कंसेंसुअली शेयर्ड होते हैं, मतलब सब लोग उसको शेयर करते हैं और सब उसको मानते भी हैं। द फंक्शनलिस्ट व्यू ऑफ स्कूल्स प्लेइंग एन एसेंशियल रोल इन इनकल्चरेटिंग द यंग इनटू एक्सेप्टेड सोशल नॉर्म्स हैज डोमिनेटेड सोशियोलॉजिकल स्टडीज ऑफ एजुकेशन। और ये जो व्यू पॉइंट है जिसमें ये माना जाता है कि विद्यालय का एक एसेंशियल काम क्या है, जो यंग वंस हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको इनकल्चरेट करना, उनको उनका सांस्कृतिकरण करना, उनका सोशलाइजेशन करना, किसके तहत? एक्सेप्टेड सोशल नॉर्म में, यानी कि जो मानक हैं, जो स्वीकृत सामाजिक मानक हैं उस समाज के, उसके लिए बच्चे को तैयार करना, स्टूडेंट को तैयार करना, ये एक इसका मेन व्यू पॉइंट रहा है और सोशियोलॉजिकल स्टडीज ऑफ एजुकेशन में ये डोमिनेंट व्यू पॉइंट है। However, the functionalist framework does not provide us with adequate answers to the question why certain norms are considered valuable or who sets these norms। लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव है ये हमको ये नहीं बताता है, इस बारे में हमको पर्याप्त उत्तर नहीं देता है कि क्यों कुछ मानक जो हैं आपने उसको वैल्यूएबल माना है, कुछ को वैल्यूएबल नहीं माना है, और किसने इन मानकों को सेट किया है। In opposition to functionalism, many of other theories placed social conflict over consensus at their center। बल्कि बहुत सारी जो theories जो functionalism के विरोध में हैं, वो सामाजिक द्वंद्व को अपने सेंटर में रखती हैं, ना कि सामाजिक साम्य को। क्योंकि वो कहते हैं कि इतना साम्य कहाँ है समाज में, कोई मूल्य कंसेंसुअली शेयर नहीं होते हैं, कोई इतना साम्य नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो मेन है। तो फिलहाल सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के हिसाब से जो समाज है वो इंस्टीट्यूशनल फॉर्म उसके जो है उनमें एक कंसेंसुअल रिलेशनशिप होता है, और विद्यालय भी एक इंस्टीट्यूशन है समाज का। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हो गया। अब न्यू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जब आती है, जब नया, जब सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में नयापन किन किन थेरीज की वजह से आया है। द न्यू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन दैट इमर्ज विद नॉलेज एंड कंट्रोल। यंग का काम 1971 में था जिसमें उन्होंने नॉलेज और कंट्रोल की बात की। रजिस्टर्ड द शॉर्टकमिंग्स इन व्यूइंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एज कैरियर्स ऑफ सोशल रोल्स एंड ड्रू ऑन फिनोमिनोलॉजिकल ट्रेडिशंस इन सोशियोलॉजी टू एक्सपोज द सोशल कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ करिकुलर नॉलेज। देखिए, हम लोग फिनोमिनोलॉजी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। क्या है फिनोमिनोलॉजी? जहां आप घटना का अध्ययन करते हैं। तो जब घटना का अध्ययन होगा, इसका मतलब होगा कि जो अर्थ महत्वपूर्ण है, कौन सा अर्थ? जो सामाजिक कंस्ट्रक्शन है, जो सोशल कंस्ट्रक्शन। अर्थ कौन बनाएगा? जिन दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है वही अर्थ बनाएंगे। The emergence of the new sociology brought into focus the role that interpretative approaches, मतलब यहाँ पे अप्रोच मेन क्या है? इंटरप्रिटेशन। हमारी आपके बीच में क्या बात हुई, उसका तीसरा आदमी क्या इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है, चौथा कोई और कुछ और अर्थ निकालेगा, पांचवा कुछ और। तो यहाँ पे मेन इम्फेसिस किस पे है? इंटरप्रिटेशन पे।
रादर देन फंक्शनलिज्म, यानी कि ये फंक्शनलिज्म के ऑपोजिशन में है, उसका विरोध कर रहे हैं न्यू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन वाले। कुड प्ले इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कूल प्रोसेसेस, ये कह रहे हैं कि विद्यालयी प्रक्रियाओं को आप फंक्शनलिस्ट व्यू पॉइंट से नहीं देखिए, इंटरप्रिटेटिव अप्रोचेस से देखिए। ड्रॉइंग ऑन ए वेराइटी ऑफ फ्रेमवर्क्स, इंटरप्रिटेटिव अप्रोचेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, वो कह रहे हैं कि ये अप्रोचेस, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का अपोज करते हैं, विरोध करते हैं उसका। ये मानते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो मीनिंग्स के क्रिएटर्स हैं, यानी कि जो दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है वही उस अर्थ के जनक हैं जो वो बात कर रहे हैं। A focus on the assumptions underlying social order together with the treatment of social categories as problematic. इनका फोकस किस पे है? उन assumptions पे है जो ये मानते हैं underlying social order, यानी कि सामाजिक क्रम के नीचे क्या assumption है, together with this treatment of social categories as problematic. ये मानते हैं कि social categories problematic है, यानी कि conflict को ये प्रधानता दे रहे हैं। A distrust of quantification and the use of objective categories. जो फंक्शनलिज्म है उसके हिसाब से सब कुछ ऑब्जेक्टिव है, सब कुछ सच है, जो सच है वो सबके लिए सच है, तो वो मतलब वो पॉजिटिविस्ट अप्रोच वाले हैं, क्वांटिफिकेशन को प्रधानता देते हैं। लेकिन न्यू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन चूंकि इंटरप्रिटेटिव है, तो ये किसको कहेगा? क्वांटिफिकेशन का विरोध करते हैं, उस पर ये अविश्वास जताते हैं, ऑब्जेक्टिव कैटेगरीज पे का के इस्तेमाल पे अविश्वास जताते हैं। एंड फोकस ऑन द ट्रांसमिशन एंड एक्विजिशन ऑफ इंटरप्रिटेटिव प्रोसीजर्स, और इनका बल किस पे है? इनका बल है, इनका मुख्य फोकस है कि हम इंटरप्रिटेटिव प्रोसीजर्स को ही ग्रहण करेंगे और उसी का ट्रांसमिट करेंगे, उसी को ट्रांसमिट करेंगे। तो ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी कम्स फ्रॉम गोफमैन्स ड्रामेटर्जिकल सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। मतलब ये कहाँ से आया है? गोफमैन का काम जो था एंथ्रोपोलॉजी में, मानव विज्ञान में, वहां से ये इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी आई है। ये कह रहे हैं कि क्या चीज खास है? सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म एंड एथनोमेथोडोलॉजी। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म क्या कहता है? हमेशा से कहता रहा है कि इंटरैक्शन इंपॉर्टेंट है, इंटरैक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। और एथनोमेथोडोलॉजी को भी हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स में पढ़ चुके हैं। ये इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी की दो मेन ब्रांच है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म और एथनोमेथोडोलॉजी। इनका भी एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है स्कूलिंग की स्टडीज पे, कि स्कूलिंग कैसे होती है, विद्यार्थियों पे कैसे प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या कहते हैं कि बाय लिंकिंग ह्यूमन एक्शन विद मोड्स ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन एंड प्लेसिंग एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ ह्यूमन सब्जेक्टिविटी, इंटरैक्शनिज्म एंड एथनोमेथोडोलॉजी enable an internal perspective on the educational subject and her or his community as well as the dynamics of knowing in their relationship। ये क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन एक्शन है, उसको किससे जोड़ा इन्होंने? लिंग्विस्टिक और कल्चरल एक्सप्रेशन, तभी तो मीनिंग आएगी, तभी तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म आएगा, तभी तो इंटरप्रिटेशन आएगा, जब हम भाषा से और सांस्कृतिक एक्सप्रेशन से उसको जोड़ देंगे। और महत्ता किसको देंगे? सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी की तो बात ही नहीं है सोशियोलॉजी में, सब्जेक्टिविटी महान है, सब्जेक्टिविटी प्रधान है, क्योंकि सब्जेक्ट इन्वॉल्व है और सब्जेक्ट का इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है। तो इंटरैक्शनिज्म और एथनोमेथोडोलॉजी ये इस योग्य बनाता है कि जो इंटरनल पर्सपेक्टिव है एजुकेशनल सब्जेक्ट का और उसका जो समुदाय है, उसकी जो डायनेमिक्स है, उसके रिलेशनशिप को जानो, ये कहता है न्यू सोशियोलॉजी। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के हिसाब से तो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ सिंपल है, सब लोगों को स्कूल जो है वो इनकल्चरेट कर रहे हैं और सब लोग एक जैसी वैल्यूज शेयर कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर न्यू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन आ रही है, वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का विरोध कर रही है, वो कह रही है इंटरप्रिटेशन पे आप ध्यान दीजिए। उसके जो दो स्ट्रैंड हैं वो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म और आपका एथनोमेथोडोलॉजी है। और आप दोनों ये सब, आप एथनोमेथोडोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी, ये सब हम क्वालिटेटिव रिसर्च में डिस्कस कर चुके हैं, वहां से आप फिर से उसको देख सकते हैं कि उसका मतलब इंटरप्रिटेशन पे है, लैंग्वेज पे है, एक्सप्रेशन पे है। तो वो कह रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं बच्चे आपस में, टीचर के साथ कैसी लैंग्वेज है, उनके एक्सप्रेशन क्या है, ये डायनेमिक्स उनके रिलेशनशिप को जानने में और स्कूलिंग को समझने में ज्यादा मदद करेगी। तब इनके हिसाब से स्कूलिंग सोशियो कल्चरल प्रोसेस है, पर उसमें लैंग्वेज और कल्चरल एक्सप्रेशन मेन है और उनकी सब्जेक्टिविटी मेन है, ये न्यू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कह रही है। फिर तीसरी थ्योरी है सोशल एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन। ये क्या कह रही है? कल्चरल रिप्रोडक्शन आया तो मार्क्स थ्योरी आई है ना, वो हमेशा कैपिटल की बात कर रही है। तो मार्क्सिस्ट थ्योरीज विद देयर एम्फेसिस ऑन क्लास रिलेशंस स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टडीज ऑफ एजुकेशन। इन्होंने भी शिक्षा की अध्ययन को प्रभावित किया है। इसमें कौन से आए हैं समाजशास्त्री? इन्होंने कहा बॉल्स एंड गिंटिस। इन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल ट्राइड टू एग्जामिन द रोल प्लेड बाय स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये कह रहे हैं कि पूंजीवादी समाज में स्कूलिंग क्या रोल प्ले करती है, ये जानने के लिए इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने देखा कि एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और स्कूलिंग के बीच में। ये देख रहे हैं कैसे जो है स्कूलिंग
मदद कर रही है क्लास रिलेशंस को रिप्रोड्यूस करने में विद इन कैपिटलिज्म बाय प्लेसिंग चिल्ड्रन इनटू क्लास स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये कह रहे हैं जो पूंजीवादी अर्थशास्त्र का समाज है उसमें जो स्कूलिंग है वो क्लास रिलेशंस को रिप्रोड्यूस करती है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो क्लास स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन करते हैं। मतलब इस क्लास के बच्चे, ये इस क्लास मतलब 6th 7th 8th क्लास नहीं, क्लास का मतलब यहाँ वर्ग से है कि इस वर्ग के बच्चे इस ऑक्यूपेशन में जाएंगे, इस वर्ग के बच्चे इस ऑक्यूपेशन में जाएंगे। जब नियो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क आया उसने इस आइडिया को चैलेंज किया। उसने कहा स्टूडेंट कोई पैसिव रिसिपिएंट नहीं है जो आपके ओवर आर्चिंग इकोनॉमिक एजेंडा जो स्कूलिंग में चल रहा है उसके हिसाब से वो अलग अलग ऑक्यूपेशन में चले जाएंगे। एंड अटेम्प्टेड टू लुक एट द लिंकेजेस बिटवीन एवरीडे स्कूल प्रैक्टिसेस एंड द लार्जर स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर इंजेंडरिंग सेवरल सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस। तो मार्क्सिस्ट ने तो ये कहा, लेकिन नियो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क ने इसका विरोध किया। The major theories addressing the place of education in the reproduction of values in society were those of social and cultural reproduction. तो जो रिप्रोडक्शन ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी की बात करते हैं उसकी वाली थेरी जो है उसको मानने वाली थेरी सोशल और कल्चरल रिप्रोडक्शन की ही है। Although these theories cast a radically new frame within which to analyze schooling and school knowledge, they have been critiqued on several accounts. इस थेरी को मानने वालों के फिर बाद में लोगों ने विरोध किए। जैसे सोशल रिप्रोडक्शन थेरिस्ट थे जैसे अल्थसर को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बोल्स एंड गिंटिस, इन्होंने एड्रेस किया क्वाइट स्पेसिफिकली द रिप्रोडक्शन थ्रू स्कूलिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स and social relations of capitalist society. अल्थसर viewed schooling as an ideological state apparatus. ये हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्थसर ने स्कूलिंग को कैसे देखा, उन्होंने एजुकेशन को कैसे देखा, एक आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस के रूप में देखा कि स्कूल भी जो है वो आइडियोलॉजी को ट्रांसमिट करता है। उसी तरह से बोल्स एंड गिंटिस ने क्या कहा था, कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल की बात की थी। इन्होंने कहा कि ड्रॉस पैरेलल्स बिटवीन द हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड पैटर्न्स ऑफ वैल्यूज नॉर्म्स एंड स्किल्स दैट कैरेक्टराइज द वर्क फोर्स इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड द डायनेमिक्स ऑफ क्लासरूम। तो ये लोग सब लोग सोशल और कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको क्रिटिक किया गया, इसकी आलोचना की गई बहुत सारे कारणों से। और उसमें जो मेन कारण था वो ये था कि इन्होंने कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ इट्स डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच टू कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटीज, मतलब जो जटिल सामाजिक यथार्थ है उसको इन्होंने डिटरमाइन कर दिया, मतलब इस कारण से ऐसा होता है, बल्कि ऐसा नहीं होता, ये बहुत जटिल है। बोल्स एंड गिंटिस वर्क व्हाइल पाथ ब्रेकिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर ओवर डिटरमिनिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑन स्कूलिंग। हालांकि बोल्स और गिंटिस का वर्क जो है पाथ ब्रेकिंग है, मतलब बहुत बड़ा काम है, लेकिन फिर भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि इन्होंने स्कूलिंग पे इकोनॉमिक फैक्टर के इन्फ्लुएंस को ज़्यादा डिटरमिन किया है। तो ये सोशल और कल्चरल रिप्रोडक्शन है, यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, फिर न्यू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, फिर सोशल एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन। अब आएगा कल्चरल रिप्रोडक्शन थ्योरी, जो कि अभी हम लोग पिछले बार भी बात कर रहे थे, कल्चरल कैपिटल की जो बात कर रहे थे हम लोग। तो बोर्डियू एंड पेसरॉन एंड बर्नस्टीन फ्रीड द आइडिया ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रॉम द कन्फाइंड डिटर्मिनिस्टिक मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क बाय इंट्रोड्यूसिंग की कंसेप्ट्स व्हिच मेड अ कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ करिकुलम। तो ये लोग दो नया कंसेप्ट लाए, कल्चरल कैपिटल और हैबिटस। ये कह रहे हैं कल्चरल कैपिटल का मतलब जो हम लोग ने बात की, डिफरेंट सेट्स ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल कॉम्पिटेंसीज। हमारे पास भाषाई दक्षता है, हमारे पास साहित्यिक दक्षता है, सांस्कृतिक दक्षता है जो हम अपने घरों से लेकर आए हैं, जो हमें अपने परिवारों से इनहेरिट हुई है। तो ए चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम फैमिली दो सेट्स ऑफ मीनिंग, क्वालिटीज ऑफ स्टाइल्स, मोड्स ऑफ थिंकिंग एंड टाइप्स ऑफ डिस्पोजिशन दैट आर रिकॉर्डेड ए सर्टेन सोशल वैल्यू एंड स्टेटस एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट द डोमिनेंट क्लास और क्लासेस लेबल एज द मोस्ट वैल्यूड। क्योंकि हमारी बातचीत करने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, हमारा कल्चरल कैपिटल डोमिनेंट क्लास का है, तो उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। और हैबिटस का मतलब है सब्जेक्टिव डिस्पोजिशंस, यानी कि डिस्पोजिशन का मतलब हम किस तरह, क्या हमारी सोचने समझने की शक्ति है, और वो भी सब्जेक्टिव है, मतलब कि उसमें हमारा सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, हम उसमें ऑब्जेक्टिवली नहीं सोच रहे हैं। विच रिफ्लेक्ट ए क्लास बेस्ड सोशल ग्रामर ऑफ टेस्ट, है ना, नॉलेज एंड बिहेवियर्स इंस्क्राइब परमानेंटली इन द बॉडी स्कीमा एंड द स्कीम्स ऑफ थॉट ऑफ ईच डेवलपिंग पर्सन। मतलब एक अलग ही क्लास है हमारा, एक अलग ही टेस्ट की हम बात करते हैं, एक अलग ही नॉलेज और बिहेवियर है हमारा। तो ये सब्जेक्टिव डिस्पोजिशन है। तो ये कल्चरल कैपिटल और हैबिटस, ये दो नए कंसेप्ट लाए कल्चरल रिप्रोडक्शन थ्योरी वाले। तो ये कह रहे हैं कि इसके हिसाब से स्कूलिंग और स्कूलिंग का मतलब एजुकेशन जो बच्चों को मिल रही है वो सामाजिक सांस्कृतिक तो है, पर सामाजिक सांस्कृतिक में कल्चरल कैपिटल मेन है, हैबिटस मेन है, अकॉर्डिंग टू बोर्डियू एंड पेसरॉन। फिर नियो मार्क्सिस्ट आए। इन्होंने कहा कि कल्चरल रिप्रोडक्शन थ्योरीज हैव बीन क्रिटिक्ड फॉर देयर ओवर एम्फेसिस ऑन क्लास एज ए सोशल कैटेगरी। वो क्लास को सोशल कैटेगरी उन्होंने माना और उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया, एंड नॉट एडिक्वेटली अलाउइंग इन देयर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क द पॉसिबिलिटीज फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्राडिक्शन। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट और कंट्राडिक्शन को भूल गए। तो नया आया
हिसाब किताब। द पर्सपेक्टिव ऑफ स्कूल्स एज इंस्टीट्यूशंस विद रिलेटिव ऑटोनॉमी कम्स फ्रॉम द ग्रैम्सियन नोशन ऑफ हेजीमनी। हेजीमनी का मतलब होता है आधिपत्य। तो ये इन्होंने कहा कि विद्यालय जो है, जो इंस्टीट्यूशन है, और उनको थोड़ी बहुत स्वायत्तता भी मिली है, ये कहाँ से आया नोशन? ये हेजीमनी के ग्रामसियन के हेजीमनी के नोशन से आया। तो ग्रैम्सी ने क्या कहा? मूविंग अवे फ्रॉम ए डिटर्मिनिस्टिक कंसेप्शन ऑफ द स्टेट, व्यूइंग इट एज अ टेरेन ऑफ कंटिन्यूइंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंट्राडिक्शन। तो इन्होंने मेन एम्फेसिस किस पे दिया? कि जो विरोध है, जो द्वंद है, उस पे दिया। द ग्रैम्सियन पर्सपेक्टिव enables not only an understanding of ideological transmission but also resistance to dominant ideologies by developing what he terms a contradictory consciousness। अब देखिए नए नए टर्म है, नया नया ये कह रहे हैं कंट्राडिक्टरी कॉन्शियसनेस, कोई कह रहा है कल्चरल कैपिटल, कोई कह रहा है हैबिटस, कोई कह रहा है आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, और सब लोग विद्यालय, समाज और इनके अंतर संबंधों की ही बात कर रहे हैं, है ना? तो आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू ग्रैम्सी इज नॉट ए सिस्टम ऑफ आइडियाज विद कंडीशन that is implicitly manifest in art, in law, in economic activity, in all and in all manifestations of individual and collective life। ग्रैम्सी के हिसाब से आइडियोलॉजी आइडियाज का सिस्टम नहीं है, बल्कि एक दशा है जो कि हर काम में रिफ्लेक्ट होती है, आर्ट में, लॉ में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और इंडिविजुअल और कलेक्टिव लाइफ का जो भी प्रकटीकरण है उसमें सब में दिखता है, वो आइडियोलॉजी है। और ये कह रहे हैं कि बट ऑल्सो रेजिस्टेंस टू डोमिनेट, जो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज थी उनका विरोध किया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कहा कि एक कंटिन्यूइंग कॉन्फ्लिक्ट और कंट्राडिक्शन हमेशा रहता है। ओके, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेमिनिस्ट थेरीज भी हैं। इन द यूरो अमेरिकन कंटेक्स्ट, फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप ऑन स्कूलिंग एंड करिकुलम हैज फॉलोड टू डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस। जो यूरोपियन अमेरिकन परिदृश्य में अगर देखा जाए तो फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप वहाँ ज़्यादा चलती है। उन्होंने उन लोग दो ट्रेडिशन को वो लोग फॉलो करते हैं। एक लिबरल फेमिनिस्ट अप्रोचेज है, जो उदार फेमिनिस्ट अप्रोच है, वो कहती है व्हाइल डॉक्यूमेंटिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन टेक्स्ट बुक्स एंड स्कूल प्रैक्टिसेस डिड नॉट प्लेस देयर फाइंडिंग्स विद इन एन एनालिसिस ऑफ सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। एक तो लिबरल फेमिनिस्ट अप्रोच है और एक सोशलिस्ट फेमिनिस्ट है। ऑन द अदर हैंड मेक द प्राइमरी assumption that schooling is connected to class structure and the economy and the capitalism and patriarchy are related and mutually reinforcing। ये कह रहे हैं कि लिबरल वाले तो कह रहे हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टेक्स्ट बुक और स्कूल प्रैक्टिसेस में है, और डिड नॉट प्लेस देयर फाइंडिंग्स विद इन एन एनालिसिस ऑफ सोसाइटी, और समाज के विश्लेषण में उनको ये जगह नहीं मिल रही है, एंड द इकोनॉमी को। लेकिन सोशलिस्ट फेमिनिस्ट कह रहे हैं कि स्कूलिंग इज कनेक्टेड टू क्लास स्ट्रक्चर, कि भाई विद्यालय अनुभव तो क्लास के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, और जो इकोनॉमी है, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं और पैट्रियार्की है, वो एक दूसरे से संबंधित भी है और एक दूसरे को रीइंफोर्स भी करती है। मतलब जहाँ ज्यादा कैपिटलिस्ट लोग होंगे, समाज ज्यादा कैपिटलिस्ट होगा, वहां पैट्रियार्की भी ज्यादा होगी। Within the latter, there have been severe critiques of traditional Marxist theory, basically directed towards its emphasis on class analysis, which tends to make gender invisible। हालांकि जो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थे उनके बाद में बहुत विरोधी हुए, क्रिटिक हुए। Moreover, feminist critiques of the theories of social and cultural reproduction have largely been addressed to the manner in which gender is seen as subordinate to class। तो इन लोगों ने माना कि जो जेंडर है वो सबऑर्डिनेट है, मतलब क्लास के नीचे जेंडर आएगा। तो हर तरीके से इन्होंने इंटरसेक्शन देखा है कि किस तरह से विद्यालय जो है उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाएं चलती हैं, कितनी जटिल है। कहने से तो हमने कह दिया कि हाँ विद्यालय जो है उसमें सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, विद्यालयी अनुभव, पर हर थेरी उसको अपने हिसाब से देख रही है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अपने हिसाब से देख रहा है, न्यू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन अपने हिसाब से देख रहा है, आपका सोशल एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन अपने हिसाब से देख रहा है, कल्चरल कैपिटल अपने हिसाब से देख रहा है, नियो मार्क्सिस्ट अपने हिसाब से देख रहे हैं कि भाई आप कॉन्फ्लिक्ट और कंट्राडिक्शन को तो भूल ही गए। फेमिनिस्ट कह रहे हैं कि जेंडर पे का भी तो देखिए, जेंडर पैट्रियार्की ये सब भी तो ज़रूरी है, ये सब भी तो विद्यालय में चल रहा है। तो ये सब तरीके से आपसे, चूंकि सारी थेरीज मैंने एक साथ ही मर्ज कर दी बिकॉज इट इज़ लिटिल बिट बोरिंग है ना, एंड लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। तो आप इसको देख लीजिए, आप इसको याद कर लीजिए अपने मतलब के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कैसे क्या पूछा जाएगा इसको आप ही को लिखना होगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स इट्स अ न्यू इंक्लूजन इन योर सिलेबस एंड फॉर अस टू theoretical perspectives on schooling as a socio-cultural process. Okay, so I have completed this very topic too. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.